हेलो दोस्तों, हिंदी हॉरर स्टोरीज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और अब वक्त है डरने का। और आज आप लोगों को डराने के लिए लेकर आया हूं सब्सक्राइबर्स की भेजी हुई 2 सच्ची डरावनी कहानियां, जिनको सुनकर आपको ज़रूर मज़ा आएगा। तो खुद भी सुनिए और अपने दोस्तों को भी सुनाइए और मज़ा लीजिए इन 2 सच्ची डरावनी कहानियों का। मैं जो कहानी आपको बताने जा रही हूं, ये सब मेरे पापा के साथ हुआ था। बात ज़्यादा पुरानी नहीं है, मुझे बहुत अच्छे से याद है। उस वक्त हम लोग एक नए नए घर में शिफ्ट हुए थे। पुराने घर से थोड़ी ही दूर एक नए फ्लैट में हम लोग गए थे। हम सब लोग बहुत खुश थे क्योंकि वो जगह पुराने घर से बहुत अच्छी थी और खुली भी थी। पुराने घर में तो हमारा दम घुटता था। हमारे घर में मैं, मम्मी, पापा और मेरा बड़ा भाई और छोटी बहन है। नए घर में जाने के बाद शुरू शुरू में तो सब अच्छे से चल रहा था। पापा की जॉब ऐसी थी कि उनकी हमेशा नाइट शिफ्ट ही रहती थी। एक रात हर रोज की ही तरह जब रात में पापा घर वापस आए तो उनकी तबीयत अचानक से बहुत खराब हो गई। उनको तेज बुखार हो गया था और ठंड भी बहुत लग रही थी। सर्दियों का मौसम था तो हमें लगा कि शायद पापा को ठंड लग गई होगी। पापा पूरे 1 हफ्ते तक बीमार रहे। डॉक्टर्स को भी दिखाया। पापा ने दवाइयां ली तो थोड़ा ठीक होने लगे। लेकिन पापा तब तक ही ठीक रहते थे जब तक कि वो दवाइयां लेते थे। दवाई का असर खत्म होने के बाद ही फिर से तबीयत खराब हो जाती थी। लेकिन फिर करीब 1 हफ्ते बाद मैंने कुछ नोटिस किया जो कि मुझे बहुत अजीब लगा। नॉर्मली हम जब भी कंबल ओढ़ते हैं तो थोड़ी देर बाद वो अपने आप गर्म हो जाता है क्योंकि वो बना ही ऐसे होता है। लेकिन मैंने नोटिस किया कि पापा का कंबल अंदर से भी उतना ही ठंडा रहता था जितना कि घर के बाहर ठंड होती थी। पहले तो हमें लगा कि शायद कंबल ही खराब है, इसलिए मैंने अपना कंबल पापा के कंबल से बदल लिया। लेकिन उस कंबल में कोई खराबी नहीं थी। मेरे पास तो वो अच्छे से गर्म हो रहा था। लेकिन मेरे वाला कंबल जो पापा ओढ़ रहे थे अब वो ठंडा रहने लगा था। हमने सोचा कि शायद पापा अकेले सोते हैं, इसीलिए उनका ब्लैंकेट गर्म नहीं हो पाता है। इसलिए मैं और मेरी बहन हम दोनों भी पापा के साथ उन्हीं के ब्लैंकेट में सोने लगे। लेकिन उससे ये हुआ कि हम दोनों भी ठंडे पड़ने लगे। हमें तो समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। हम छोटे तो थे, लेकिन इतना समझ आ रहा था कि ये जो भी हो रहा है इसमें कुछ तो गड़बड़ जरूर है। कुछ ही दिनों में पापा को रात में नींद आना भी बंद हो गया। उन्हें ठंड तो लगती ही थी, साथ में अब बुरे सपने भी आने लगे थे। पापा को हर वक्त ऐसा लगने लगा था जैसे कि कमरे की खिड़की से कोई उनको बाहर बुला रहा है। लेकिन उसका कोई चेहरा दिखाई नहीं देता था, धुंधला रहता था। बीमार रहने से पापा कमजोर, बहुत कमजोर भी हो गए थे और वो कमजोरी उनके चेहरे पर साफ साफ नजर आ रही थी। पापा ने मम्मी को बताया तो मम्मी ने पापा को रात में सिरहाने के नीचे चाकू रख के सोने के लिए बोला। पापा ने ऐसा ही किया। शुरू के कुछ दिन तो बुरे सपने नहीं आए, लेकिन कुछ दिन बाद उसका भी असर खत्म हो गया। अब धुंध साफ हो रही थी। अब पापा सपने में अच्छे से देख पा रहे थे कि उनको कौन बुला रहा है। वो एक लड़की थी, जवान लड़की, 22-23 साल की, सफेद साड़ी पहने हुए। पहले तो वो पापा को सिर्फ बुलाती ही थी, लेकिन फिर धीरे धीरे वो पापा को और परेशान करने लगी। कभी तो वो खिड़की से ही अपने मुंह से फूंक मार के ठंडी हवा से पापा के बिस्तर को उड़ा देती, तो कभी कोई और हरकत करती। यूं तो वो पापा को सिर्फ सपने में ही परेशान करती थी, लेकिन उसका असर पापा की असल जिंदगी में भी दिखने लगा था। पापा बहुत परेशान रहने लगे थे। लेकिन वो लड़की कभी भी घर के अंदर नहीं आती थी। हमारे घर के मेन गेट में 2 दरवाजे थे, एक बाहर का
और एक अंदर का। लेकिन वो कभी भी दरवाजे के अंदर नहीं आती थी। वो पापा को जितना भी परेशान करती, सिर्फ खिड़की से ही करती थी। मम्मी बताती हैं कि वो हमारे इष्ट देवता हैं जो हमारी रक्षा करते थे और उस लड़की को अंदर नहीं आने देते थे। इसलिए जब वो लड़की अंदर नहीं आ सकी तो वो बाहर से ही पापा को परेशान करने लगी और बाहर बुलाने लगी। उस लड़की की हरकतों से एक दिन तो पापा इतना परेशान हो गए कि जब वो लड़की रात में उनके सपने में बाहर बुलाने लगी तो पापा गुस्से में उठ के बाहर चले गए। वो लड़की बाहर ही खड़ी थी। पापा को पता था कि वो सपना देख रहे हैं और सपने में ही बाहर गए हैं। लेकिन पापा ने जैसे ही घर के बाहर कदम रखा, पापा ने देखा कि वो लड़की अकेली नहीं थी, उसके साथ दो छोटे लड़के भी थे। और पापा को देखते ही वो दोनों पापा के ऊपर चढ़ गए। वो दोनों लड़के पापा के दोनों कंधों पर बैठ गए और पापा को नोचने लगे। उस दिन के बाद से हर वक्त पापा के कंधों में दर्द रहने लगा। उन्हें हर वक्त ऐसा महसूस होता था कि उनके कंधों पर बोझ रखा हुआ है। लेकिन इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी पापा भूत प्रेत जैसी किसी चीज को मानने को तैयार नहीं थे। मम्मी ने पापा को खूब समझाने की कोशिश की, लेकिन पापा नहीं माने। फिर एक दिन दवाई लेने के बाद पापा की थोड़ी तबीयत ठीक थी, तो तभी ऑफिस से फोन आ गया कि आगे छुट्टी लेने के लिए उन्हें आज ही 1 हफ्ते का मेडिकल जमा करवाना होगा। तो पापा मेडिकल जमा करवाने के लिए मोटरसाइकिल पर अपने ऑफिस चले गए। जाते वक्त तो सब ठीक था, लेकिन आते वक्त एक ट्रक से पापा का एक्सीडेंट हो गया। पापा की बाइक पूरी तरह से टूट चुकी थी, पर पापा किसी तरह बच गए। उन्हें चोट तो बहुत लगी थी, लेकिन हेलमेट होने की वजह से उनके सर में चोट नहीं लगी। किसी तरह उनकी जान बच गई थी। बाद में पापा ने मम्मी को बताया कि जब वो मोटरसाइकिल से गिरे थे, तब गिरने से पहले उनको वही लड़की दिखाई दी थी। अब मम्मी का शक भी यकीन में बदल गया था कि पापा के ऊपर पक्का कोई ऊपरी चक्कर है। अब पापा भी मम्मी की बात मानने को तैयार हो गए थे। तो फिर मम्मी पापा को एक साईं मंदिर लेकर गईं और वहां उनको एक भभूति लगाने वाले बाबा को दिखाया। बाबा ने पापा को देखा तो देखते ही बताया कि एक रात जब पापा ऑफिस से घर वापस आ रहे थे, तो ये 3 भाई बहन उनके पीछे लग गए थे। ये सड़क किनारे से उनके साथ घर तक आ गए और घर में सिर्फ उन्हें ही दिखते हैं। लेकिन वो तुम्हारे घर के अंदर नहीं आ पाते, क्योंकि तुम्हारे घर में भगवान का वास है। इसीलिए वो लड़की चाहकर भी घर के अंदर नहीं आ सकी होगी। उन्होंने जो कुछ बताया वो सब सच था। फिर उन्होंने पापा को भभूत लगाई और भभूत लगाते ही पापा को बहुत हल्का महसूस होने लगा। उनके कंधों पर जो वजन था वो अब हट चुका था। पापा की तबीयत भी ठीक हो गई थी। मम्मी भी खुश थी। मम्मी को लगा कि अब वो लड़की नहीं आएगी। लेकिन फिर उसी रात वो लड़की फिर से पापा के सपने में आई और फिर से पापा को घर के बाहर बुलाने लगी। लेकिन इस बार पापा पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गए थे। पापा सपने में ही उठे और उस भभूति को हाथ में भर के घर के बाहर चले गए। और दरवाजा खोलते ही जैसे ही वो लड़की और उसके भाई उन पर चढ़ने को आए, पापा ने उसी वक्त वो भभूति उनके ऊपर छिड़क दी। वो दोनों लड़के तो वहीं जलकर राख हो गए और वो लड़की इतनी छोटी हो गई कि पापा ने उसे अपने हाथ में पकड़ लिया और घर के अंदर ले आए और माचिस ढूंढने लगे। इससे पहले सपने में जब भी पापा को वो लड़की दिखाई देती थी तो पापा के मुंह से आवाज नहीं निकलती थी। लेकिन इस बार पापा सपने में बोल पा रहे थे। हम सबको पापा की आवाज सुनाई दे रही थी। पापा सपने में मम्मी से माचिस मांग रहे थे। माचिस दे मुझे, माचिस दे, मैं अभी इसको जलाता हूं। पापा सपने में यही बोले जा रहे थे और सपने में ये बोलते हुए पापा की आंख खुल गई। उस दिन के बाद से पापा को वो लड़की फिर कभी सपने में नहीं दिखाई दी। मेरा नाम गुरविंदर सिंह है और मैं पंजाब के
संगरूर डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव भवानीगढ़ का रहने वाला हूं। ये बात जो मैं आपको बताने वाला हूं, ये वैसे तो 3-4 साल पुरानी है, लेकिन आज भी जब उस रात के बारे में याद करता हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आपको बताने के लिए अभी जब मैं ये कहानी लिख रहा हूं, अभी भी मेरी आंखों से पानी निकल रहा है। मुझे ठीक से तो याद नहीं, लेकिन उस वक्त शायद दिसंबर का महीना था, क्योंकि उस रात धुंध बहुत ज्यादा थी। मेरे एक दोस्त का जन्मदिन था और उसने अपने घर में रात में पार्टी रखी थी। उन दिनों मेरे पास एक चेतक स्कूटर हुआ करता था, तो हम 3 दोस्तों ने डिसाइड किया कि हम तीनों मेरे स्कूटर पर ही उसके घर जाएंगे। उसका गांव हमारे घर से करीब 18 किलोमीटर दूर था, वो भी शॉर्टकट से, और अगर लंबे रास्ते से जाते तो 23 किलोमीटर पड़ता। इसलिए हम लोगों ने शॉर्टकट से ही जाने का फैसला किया। रात के करीब 10 बजे थे। जिस रास्ते से हम लोग जा रहे थे वो एक कच्चा रास्ता था जो कि टूटा फूटा था, इसलिए वहां से कोई आता जाता भी नहीं था। हम बातें करते हुए 20-30 की स्पीड से वहां से जा ही रहे थे कि हमें कुछ दूर एक अजीब सी चीज दिखाई दी। वो जो कुछ भी था, उसका सर बहुत बड़ा लग रहा था, जैसे कि कोई पतीला रखा हो, बिल्कुल काला, और वो एक पत्थर के ऊपर बैठा हुआ था। और हम जैसे जैसे उसके सामने से निकल रहे थे, वो हमारी तरफ देखे जा रहा था। उसे देख के हमें डर तो लग रहा था, लेकिन हमने सोचा कि शायद कोई किसान होगा और रात में खेत में अपनी फसल को पानी देने के लिए आया होगा। लेकिन जैसे ही हम लोग थोड़ा आगे बढ़े, वो हमको देख के उठ के खड़ा हो गया। उस वक्त तो हम बहुत ही ज्यादा डर गए। स्कूटर मैं ही चला रहा था, इसीलिए मैं तेजी से स्कूटर भगाने लगा, और रास्ता खराब होने की वजह से स्कूटर का टायर स्लिप हो गया और हम तीनों सीधा खेत में जा गिरे। अब हम वहां से भागने ही वाले थे कि वो चीज अचानक हमें अपने आगे खड़ी दिखाई दी, चांद की रोशनी में। अब हम ना आगे जा सकते थे ना पीछे। हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि अब हम क्या करें। हमें बस इतना पता था कि आज की रात हमारी आखिरी रात है। उस वक्त हमें तो ये भी नहीं पता था कि भगवान का नाम कैसे लेते हैं। हम बस अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे, और 500-600 मीटर भागने के बाद हम एक जगह सांस लेने के लिए रुक गए। जिस जगह हम रुके थे वहां चारों तरफ पेड़ ही पेड़ थे, और ऐसा लग रहा था कि कोई उन पेड़ों पर है। आसपास की झाड़ियां भी हिल रही थी, पेड़ों के पत्ते भी हिलने लगे थे। कोई चलता हुआ हमारे पास आ रहा था, लेकिन सिर्फ आवाज आ रही थी, कोई दिखाई नहीं दे रहा था। और तभी अचानक एक जोर की आवाज आई, मुझे पानी दे दो, मुझे पानी दे दो। कोई तड़पते हुए आवाज दे रहा था। आवाज गन्ने के खेत में से आ रही थी। ऐसा लग रहा था कोई लाउड स्पीकर पर बोल रहा है। वो आवाज हमारे करीब आती जा रही थी, लेकिन ये नहीं पता चल रहा था कि आवाज आ कहां से रही है। तभी हमें एक लाइट दिखाई दी। वो एक कार थी। उसको देख के हमारी जान में जान आई। कार में 3 लोग थे। हमने उनकी कार रुकवा के उनको सारी बात बताई और उनको अपने साथ लेकर अपना स्कूटर लेने चले गए। आते हुए उन्होंने अपनी कार को हमारे स्कूटर के पीछे पीछे रखा, जब तक हम उस कच्चे रास्ते से निकल नहीं गए। उसके बाद हम अपने दोस्त के घर चले गए। उसके यहां पहुंच के हमने पार्टी अटेंड की, लेकिन उसको कुछ नहीं बताया। रात ज्यादा होने की वजह से हम लोगों ने उसी के यहां रुकने का फैसला किया। वो और हम चारों उसी के कमरे में देर रात बातें कर रहे थे, और बातें करते करते ही सब एक एक करके सो गए। रात में सोते हुए अचानक मेरी आंख खुली। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई दीवार पर अपना सिर मार रहा हो। पहले तो मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, मुझे लगा शायद उनकी कोई गाय या भैंस
दीवार में सर मार रही होगी। लेकिन फिर जब काफी देर के बाद भी आवाज आना बंद नहीं हुई तो मैंने उठ के देखा। मैंने देखा कि मेरा एक दोस्त खड़ा दीवार में सर मार रहा है। मैंने उसको आवाज लगाई, 1 बार 2 बार, लेकिन वो नहीं रुका। फिर मैंने दूसरे दोस्तों को उठाया, तभी उसने हमारी तरफ देखा और किसी दूसरी ही लैंग्वेज में कुछ बोलने लगा। उसकी आंखें बिल्कुल काली हो चुकी थी और वो बार बार बस यही बोले जा रहा था कि हमें ये पसंद है, ये हमें पसंद है। और बोलते बोलते अचानक से वो एक झटके से नीचे गिर गया। हम में से एक लड़का मुसलमान था। उसने कुछ दुआएं पढ़ी और उसके मुंह पर पानी डाला और कुछ ही देर में उसको होश आ गया। उसको कुछ याद नहीं था। हम लोग वापस से सो गए। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद ही बाहर से कुत्ते भौंकने की आवाजें आने लगी। मैंने डरते हुए सबको उठाया और बाहर जाके देखा तो देखा कि बाहर कुछ काला काला सा पड़ा हुआ था। उस पर लाइट मारी तो देखा कि वो तो मेरे दोस्त का बकरा था जो उसने पाला हुआ था। उस बकरे की गर्दन उसके शरीर से अलग हो चुकी थी। हमने सोचा शायद बाहर के आवारा कुत्तों ने ही किया होगा। हमने उस पर एक कपड़ा डाल दिया और वापस अपने कमरे में आ गए। लेकिन अब किसी को नींद नहीं आ रही थी। तभी हमने ध्यान दिया कि कमरे में हम सिर्फ 3 ही लोग थे। हम जल्दी से बाहर गए तो देखा कि मेरा वो ही दोस्त उस बकरे के पास बैठा उसके खून को चाट रहा है। वो देख के तो हम लोग बहुत ही ज्यादा डर गए और जोर जोर से आंटी अंकल को आवाजें लगाने लगे। हमारी आवाज सुनकर वो लड़का भी बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। हमने सारी बात आंटी अंकल को बताई। वो लोग हमसे बहुत प्यार करते थे और वो हमें उसी वक्त गांव के एक बाबा के पास लेकर गए। हमने बाबा को भी सारी बात बताई। फिर उसने उस लड़के के ऊपर कोई उतारा किया जिससे कि वो फिर से नॉर्मल हो गया। और फिर जो बात उन बाबा ने हमें बताई, हमें तो यकीन ही नहीं हुआ। उन्होंने बताया कि हम लोग जिस कच्चे रास्ते से आ रहे थे वो पहले एक सड़क हुआ करती थी। लेकिन वहां एक टाइम ऐसा आया था जब सिख और मुसलमान एक दूसरे को जान से मारने लगे थे। और एक रात जब लोग एक दूसरे को मार रहे थे तो कुछ लोग अपनी जान बचाने के लिए एक कुएं में उतर गए थे। लेकिन तभी दूसरे लोगों ने उनको कुएं में पकड़ लिया और ऊपर से ईंटें और पत्थर मारने लगे और ईंटें और पत्थर मार मार कर उनकी जान ले ली। वो लोग कुएं में बैठे सारी रात पानी मांगते रहे थे और सिर पर चोट लगने की वजह से उनके चेहरे सूज गए थे। जो इंसान हमने सबसे पहले देखा था, इसीलिए उसका सिर इतना बड़ा था। बाबा ने बताया कि अगर कोई रात में उस रास्ते से आता है तो कोई ना कोई एक्सीडेंट हो ही जाता है। और तुम लोग इसीलिए उनका निशाना बने क्योंकि तुम तीनों ने उनको देख के आपस में बातें करते हुए उनको गाली दी थी। इसीलिए वो गुस्सा हो गए और तुम्हारा पीछा करते हुए घर तक आ गए। वो जान तो तुम्हारी लेना चाहते थे, लेकिन उस काले बकरे की वजह से तुम बच गए। अगले दिन जब हम लोग अपने अपने घर चले गए तो मैंने अपने गांव के बुजुर्गों को ये बात बताई तो उन्होंने भी वही सब कुछ बताया जो उस बाबा ने मुझे बताया था। उस दिन से हमने फैसला कर लिया कि जब तक जिंदा है कभी भी उस रास्ते से नहीं जाएंगे। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप डरावनी कहानियाँ सुनने के साथ साथ पढ़ना भी चाहते हैं तो आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन पर डाउनलोड कर सकते हैं ये ऐप का नाम है हिंदी घोस्ट स्टोरीज। ये मेरे ही एक सब्सक्राइबर की ऐप है और इस ऐप पर आप बहुत सारी सच्ची डरावनी कहानियाँ पढ़ सकते हैं। ऐप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप ये ऐप अपने फ़ोन में ज़रूर इंस्टॉल कीजिए। आज के लिए इतना ही। बहुत जल्द आऊँगा कुछ और सच्ची डरावनी कहानियाँ लेकर। अभी के लिए गुड बाय।